प्यारे बच्चों, आप विज्ञान में भारत और भारत में विज्ञान विषय की श्रृंखला पर कुछ प्रबोधन सुन रहे हैं। मुझे आज जिस विषय पर बोलने को कहा गया है वो है स्काई इज द लिमिट एंड एनहांस योर स्किल्स। तो सबसे पहले तो ये विषय विज्ञान से थोड़ा अलग है, तो आपको मुझे पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने 7 पाप के बारे में बताया है कि 7 पाप हैं। जैसे अगर आप बिना मेहनत करे पैसा कमा लें, बिना एथिक्स के अगर आप बिजनेस करते हैं, बिना चरित्र के अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसी तरीके से बिना ह्यूमैनिटी के अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो वो भी एक पाप है। तो शायद मुझे लगता है कि उसी पाप से बचाने के लिए आज मुझे कहा गया है कि मैं इस विषय पर बोलूं। ये विषय मेरा बड़ा प्रिय विषय है, स्काई इज द लिमिट। तो ये कैसे स्काई इज द लिमिट होगी? स्काई तो अनंत है, तो क्या हमारी संभावनाएं भी अनंत हैं? क्या हमारी भी लिमिट अनलिमिटेड है? हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है। आपके अंदर जो संभावनाएं हैं वो अनंत संभावनाएं हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे आपको ये बात समझ में आएगी। मैं आपको आज 3-4 कहानियां सुनाता हूं, जितना भी मुझे वक्त मिलेगा, 20-25 मिनट का। और वो कहानियां मैं इसलिए सुनाता हूं कि कहानी के माध्यम से कोई बात हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाती है। बहुत सारी अगर मैं बड़ी संक्षेप में कुछ बातें कहूं तो वो आप भूल सकते हो, लेकिन कहानियां नहीं भूलोगे आप। और कहानियां अगर रोचक हो और उनसे कुछ शिक्षा मिलती हो तो फिर उससे अच्छा तो कोई और बात ही नहीं है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आज से करीब 100-150 साल पहले, जब घड़ियां नहीं होती थी या बहुत कम घड़ियां होती थी, और उस समय क्या होता था, घड़ी का जो टाइम था वो बड़ा रिलायबल भी नहीं होता था। कोई घड़ी 15 मिनट सुस्त हो जाती थी, कोई घड़ी 15-20 मिनट तेज हो जाती थी। तो फिर कैसे हम पता करते थे कि सही टाइम क्या है? तो 2 तरीके थे। एक तो था घंटाघर की घड़ी, और एक थी टेलीफोन डिपार्टमेंट में। आप टेलीफोन करके पता करते थे कि क्या बजा है और आप अपनी घड़ी सेट कर लेते थे। तो एक शहर में एक कपड़ा मिल थी। उस कपड़ा मिल में एक टाइम कीपर हुआ करता था। टाइम कीपर का क्या काम था? टाइम कीपर क्या करता था? वो सायरन बजाता था समय के हिसाब से। जैसे सुबह जब शिफ्ट शुरू होती है तब सायरन बजाता था, लंच का टाइम होता था तब सायरन बजाता था, काम पर वापस लौटने का टाइम होता था फिर सायरन बजाता था, छुट्टी होती थी तो सायरन बजाता था, शिफ्ट बदलती थी तो सायरन बजाता था। लेकिन वो बड़ा कॉन्शियस टाइम कीपर था, बड़ा अच्छा ईमानदार टाइम कीपर था। चाहता था कोई गलती उससे ना हो। तो वो क्या करता था, उसके कमरे में एक वॉल क्लॉक टंगी थी। तो वो सबसे पहले जब आता था तो आते ही उसके सड़क के पार एक टेलीफोन एक्सचेंज था। वो उस टेलीफोन एक्सचेंज में फोन किया करता था और टाइम पूछता था। उस टाइम से अपनी घड़ी सेट करता था और फिर घड़ी देख करके वो सायरन बजाया करता था। ऐसा वो रोज करता था। सबसे पहला काम क्या था उसका? आया, टेलीफोन एक्सचेंज में फोन किया, अपना टाइम ठीक किया और फिर सायरन बजाना शुरू किया। धीरे धीरे सालों तक ये चलता रहा। ऐसा करते करते 15 साल बीत गए। आज जब उसने टेलीफोन डिपार्टमेंट में फोन किया टाइम पूछने के लिए, तो टेलीफोन डिपार्टमेंट का जो ऑपरेटर था उसने कहा, रुको, तुम मुझसे रोज टाइम पूछते हो, पिछले 15 सालों से तुम मेरे से टाइम पूछ रहे हो, ना मैं तुम्हें जानता ना तुम मुझे जानते, आखिर तुम हो कौन जो रोज सबसे पहले आके टाइम पूछते हो? उसने कहा, जी आपकी जो सड़क के पार कपड़ा मिल है, मैं उस कपड़ा मिल में टाइम कीपर हूं। तो आपको क्या परेशानी है? उसने कहा, नहीं, अब कल से मैं तुम्हें टाइम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कल मैं रिटायर हो रहा हूं। तो उसने कहा, अच्छा, तो मैं आपसे पूछकर अपना घड़ी सेट करता हूं और घड़ी सेट करके फिर मैं सायरन बजाता हूं। तो जो टेलीफोन ऑपरेटर था बोला, ओ माय गॉड, हे भगवान, तुम्हारा सायरन सुन के तो मैं अपनी घड़ी सेट करता हूं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या समझ में आया कि हम भ्रम में जीते हैं, है ना? वो सोच रहा है कि उसका टाइम ठीक है, वो सोच रहा है कि उसका टाइम ठीक है। तो हम हमेशा भ्रम में जीते हैं, हमें असलियत का पता नहीं होता। कोई जब आपसे पूछता है कि आप कौन हो, तो आप क्या बताते हो? आपके साथ जितनी भी घटनाएं हुई होती हैं पास्ट में, वो एकदम से फास्ट फॉरवर्ड होके आपके जीवन में घूम जाती है और फिर आप कहते हो, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा हूं, है ना?
तो एक तरीका है ये देखने का। आप अपने आप को कैसे देखते हो? आप अपने आप को देखते हो एक फिक्स्ड सेंस ऑफ सेल्फ से कि आपके जीवन में ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा किया, तो आप ऐसा ही आगे करोगे। तो ये एक नजरिया है देखने का। एक और दूसरा नजरिया हो सकता है देखने का, आप जो थे वो नहीं हो, आप क्या हो सकते हो, आप एक संभावना हो। जब आप एक संभावना होते हो तो आप देखते हो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। जैसे मैं आपको 2-3 और छोटी सी बात बताता हूं। आप एक तितली को लो और एक तितली को एक डब्बे में बंद कर दो और उस ढक्कन लगा दो डब्बे का। फिर तितली क्या करेगी? तितली बाहर निकलने के लिए ऊपर आएगी, फिर टकराएगी ढक्कन से, फिर नीचे चली जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे चली जाएगी। 3-4 घंटे तक ऐसा करते रहो, तितली नीचे बैठ जाएगी, थक जाएगी। फिर क्या होगा? फिर आप ढक्कन खोल दो, तितली बाहर नहीं उड़ेगी। क्या हुआ? उसकी सीमाएं बन गई, उसका परसेप्शन बन गया कि मैं इतना ही उड़ सकती हूं, इसके आगे नहीं उड़ सकती। लेकिन अभी क्या था? अभी तो ढक्कन खुल गया, अभी तो सारा आकाश उसकी सीमा है, स्काई इज द लिमिट। लेकिन वो ऐसा नहीं करती है ना। एक और दूसरी बात बताता हूं। सर्कस में एक छोटे हाथी के बच्चे को लिया लोगों ने और क्या किया? एक जंजीर से उसका पांव एक मोटे से खंबे से बांध दिया या पेड़ से बांध दिया। अब रोज बता रहता था वो, शुरू में तो उसने बड़ी ताकत लगाई खींचने की, लेकिन लोहे की जंजीर, मजबूत जंजीर, वो उससे टूटे ना। फिर धीरे धीरे हाथी बड़ा होता चला गया। जब बड़ा हो गया 4-5 साल बाद, तो अब क्या करते थे? अब मोटे रस्से से बांध देते थे। फिर धीरे धीरे करके पता है क्या हुआ? फिर वो उसको सुतली से बांधने लगे और हाथी वहीं खड़ा रहता था। उसके भी दिमाग में ये आ गया कि मेरी तो सीमाएं हैं, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे पांव में तो रस्सी बंधी है, जबकि अब रस्सी नहीं है, वो तो सुतली का धागा है, उसको 1 मिनट के अंदर तोड़ के वो जा सकता है। तो ऐसे ही जो हमारे साथ पास्ट में हुआ होता है, उससे हम अपने दिमाग में परसेप्शन बना लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, जबकि आप ऐसे हो नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं अब आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये सच्ची कहानी है, ये झूठी कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। मैंने एक किताब थी चिकन सूप फॉर द सोल, उसमें पढ़ी थी। इसमें क्या होता है कि एक छोटी सी क्लास होती है, उस क्लास में बच्चे होते हैं, उनकी टीचर आती है, और ये अमेरिका की कहानी है। टीचर आती है और एक दिन बच्चों से कहती है कि लिखो तुम अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। ये आज से करीब 60 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। आज से 60 साल पहले बच्चों, जो लड़कियां होती थी वो आर्मी में नहीं होती थी, लड़कियां पायलट नहीं बनती थी, बहुत सारे काम ऐसे थे जिनके लिए लड़कियों को मनाही थी करनी थी। ठीक है, तो उस टीचर ने कहा कि लिखो तुम क्या बनना चाहते हो अपने जीवन में 5 साल बाद, या बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो सब बच्चों ने कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिया। उसमें एक छोटी सी बच्ची थी। उस बच्ची के फादर जो है वो एक एयरपोर्ट पर चूना बिछाने का काम करते थे, एयर डस्टर कहते हैं उनको, है ना। जैसे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जब उतरते हैं ना, तो कुछ लाइनें बिछाते हैं, कुछ सफाई करते हैं। तो कई बार वो अपने पापा के साथ एयरपोर्ट पर जाती होगी, तो अपने पापा से पूछती होगी, पापा क्या मैं हवाई जहाज उड़ा सकती हूँ? तो पापा बच्ची का मन रखने के लिए कह देते होंगे, हाँ बेटा क्यों नहीं उड़ा सकती हो, जरूर उड़ा सकती हो। लेकिन बच्ची का कोमल मन, उसके मन पे तो छप गया कि मैं तो हवाई जहाज उड़ाऊंगी। उसने तो सपना बनाना शुरू कर दिया, और उसने उस सपने को आज जब क्लास में टीचर ने पूछा तो उसने लिख दिया कि मैं एक पायलट बनना चाहती हूँ। अब सबकी कॉपियां, जो सबके पेपर्स थे, वो टीचर ने ले लिए। किसी ने लिखा था बिजनेसमैन बनना है, किसी ने लिखा था एमबीए करना है, किसी ने लिखा था मुझे इंजीनियर बनना है। सबको वेरी गुड करती रही टीचर। जैसे ही उस बच्ची की बारी आई तो बड़ा घूर के टीचर ने देखा, ओह क्या लिख लिया तुमने, क्योंकि टीचर के हिसाब से तो लड़कियां बन नहीं सकती थी पायलट। तो उन्होंने उसको डांट लगा दी, ओह यू शुड बी मोर ग्राउंडेड, यू शुड बी मोर प्रैक्टिकल। ये क्या लिख दिया तुमने, पायलट बनना चाहती हो, तुम्हें पता नहीं लड़कियां पायलट नहीं बन सकती हैं। बेचारी लड़की का तो सपना चकनाचूर हो गया, धराशायी हो गया। वो तो रोने लगी, घर आई रोते रोते। उसने पापा को कहा कि पापा आप तो कहते थे मैं बन सकती हूँ, लेकिन मेरी टीचर ने तो कहा मैं नहीं बन सकती, तो आपने मुझे झूठ क्यों कहा? पापा ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी टीचर गलत कहती है, तुम बिल्कुल बन सकती हो। लेकिन आपको पता है ना कि बच्चों के मन में टीचर की बात ज्यादा रह जाती है, माँ बाप से भी ज्यादा। तो बेचारी बच्ची बड़ी दुखी हो गई, रोने लगी, उसको कुछ समझ में नहीं आया। खैर, जैसे कहते हैं ना, टाइम इज द बेस्ट हीलर, समय सबसे बड़ा मरहम होता है। समय के साथ बात आई गई, भूल गई बच्ची। ऐसे करते करते 3 साल बीत गए।
अब वो बच्ची मान लो चौथी क्लास में थी तो अब वो 7th स्टैंडर्ड में आ गई। तो 7th स्टैंडर्ड में जब आ गई, अब उनके नए टीचर आए, नए क्लास टीचर आए। नए क्लास टीचर ने एक बार फिर से कहा कि लिखो कि तुम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो। सब बच्चों ने लिखना शुरू किया। अब वो लड़की तो घबरा गई। उसने कहा अगर मैं ये लिखूंगी कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, मैं हवाई जहाज उड़ाना चाहती हूँ, तो मेरी फिर से हंसी बनेगी, मुझे फिर से परेशानी होगी, टीचर मुझे फिर डांटेंगी। तो सोचती रही कि मैं अब क्या लिखूं। उसने सोचा मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊं, नहीं, मेरा उसमें मन नहीं है। मैं बिजनेस वूमेन बन जाऊं, नहीं, एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, नहीं, मेरे फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं है, इंजीनियरिंग मुझे भाती नहीं है, मैं क्या करूं। सोचती रही और आखिर में जानते हो उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि मैं वेट्रेस बनना चाहती हूँ, जो होटल में वेटर होते हैं ना, ऐसे बनना चाहती हूँ। बेचारी दुखी थी। खैर, लेकिन अभी क्या हुआ, जब सब लिख चुके तो टीचर ने उनकी किसी की कॉपी वापस नहीं ली, मांगी नहीं। टीचर ने कहा आप पन्ना पलट दो, पुट द पेज अपसाइड डाउन, उल्टा कर दो। अब उल्टा करके तुम सोचो दोबारा से कि अब कोई बंधन नहीं है, तुम्हारा कोई पुराना परसेप्शन सब हटा दो। तुम लड़का हो, लड़की हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, खूब पैसा जितना चाहिए मिल जाएगा, जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहो उस इंस्टीट्यूशन में तुम पढ़ सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। अब दोबारा लिखो कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो उसने ये बात कह के उनके दिमाग की सारी जो बंधन थे वो हटा दिए कि अब खुल के सोचो, पूरा सोचो। तुम सोचो जो भी असंभव से असंभव चीज है तुम लिखो, तुम मंगल पे जाना चाहते हो, अगर तुम्हारा ऐसा मन है तो लिखो। तो सब बच्चों ने लिखना शुरू किया। अब तो उस लड़की को मौका मिल गया, उसने कहा अब तो टीचर ने मुझे बोल दिया, मैं लिख सकती हूँ। उसने फिर से लिखा मैं पायलट बनना चाहती हूँ। अब सब लिख चुके तो टीचर ने कहा अच्छा अब एक बात बताओ, कितने बच्चों ने, जब मैंने कहा कि कोई बंधन नहीं है, तो कितने लोगों ने अपना विचार बदल दिया? आप जानते हो 98% बच्चों ने अपना विचार बदल दिया था। इसका क्या मतलब हुआ? हम सब पुरानी बातों को सोचकर, बंधनों में सोचकर हम अपनी बात कहते हैं, और आपके अंदर कितनी असीम संभावनाएं हैं। और जानते हो वो लड़की, मैं उसका नाम भूल गया, आपको मैं बाद में बता दूंगा कभी, वो यूनाइटेड एयरलाइंस में हवाई जहाज उड़ाती है, बोइंग हवाई जहाज उड़ाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्काई इज द लिमिट। अब देखो ये जो स्काई इज द लिमिट है ये कैसे मिलती है हमें? जब हमें अपनी लिमिट्स पता चल जाती हैं तो हम अपनी लिमिट्स को पुश करना शुरू कर देते हैं, हम उनको बढ़ा सकते हैं। आपको एक और बड़े राज की बात बताता हूं। देखो आदमी का शरीर और आदमी का मन, इन दोनों की कंडीशनिंग हो सकती है ना? कंडीशनिंग का मतलब क्या है? आप इसे जैसा चाहो वैसा मोल्ड कर सकते हो। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप देखते हो एक बॉडी बिल्डर होता है, कैसा पत्थर जैसा कर लेता है। आपने ब्रूस ली को देखा है? एक हाथ में 7-8 ईंटें या लकड़ी के गट्टे एक साथ तोड़ देता है एक बार में। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, आपने भी देखा होगा, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। एक आदमी दांत से भरा हुआ ट्रक खींच देता है, एक आदमी अपने सीने के ऊपर हाथी का पांव रखवा के चढ़ कर सकता है, इतनी मजबूत हड्डियां कर लेता है। इसका मतलब है हम अपनी बॉडी की कंडीशनिंग कर सकते हैं, जितना मजबूत बनाना चाहो। आप पड़े रहो, आपके अंदर स्टैमिना खत्म हो जाएगा। आप दौड़ना शुरू कर दो, आप देखो मैराथन लोग 2-2.5 घंटे में पूरा कर लेते हैं, है ना? वो कौन है? उसेन बोल्ट 9-9.5 सेकंड के अंदर 100 मीटर दौड़ लेता है, ऐसे लगता है जैसे उड़ रहा हो। तो ये क्या करते हैं? ये अपनी लिमिट्स को पुश करते चले जाते हैं। हम सबके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तो ऐसे तो माइंड की कंडीशन, ऐसे तो शरीर की कंडीशनिंग हो जाती है, ऐसे माइंड की भी कंडीशनिंग हो जाती है। आप अपने दिमाग को जैसा ट्रेन करोगे वैसी ट्रेन होता चला जाता है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आर्मी में हम ट्रेनिंग देते हैं। आर्मी में जो सैनिक होते हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप आदेश का पालन करो। तो उनको रोज हम परेड कराते हैं, 3-3 में दाएं मुड़ेगा दाएं मुड़, 3-3 में बाएं मुड़ेगा बाएं मुड़, तेज चल, हम सावधान विश्राम, है ना, भोंक निकाल, सब ट्रेनिंग देते हैं। और इतना ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं कि फिर धीरे धीरे उनके माइंड की ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है, बस उनको ऑर्डर का इंतजार होता है। उनको कहते हैं फायर, और उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। एक मनोवैज्ञानिक इस पे काम कर रहा था। तो उसने क्या किया, वो एक होटल में रुका हुआ था। उस होटल के सामने से रोज एक सैनिक निकल के जाता था, रिटायर्ड सैनिक, है ना, रिटायर हो गया था। अब उसने अंडे का बिजनेस कर लिया था, तो वो सिर पे टोकरी पर अंडे लेकर जा रहा था।
तो उस मनोवैज्ञानिक ने क्या किया, अपने होटल का दरवाजा खोल के रखा और जैसे ही वो आदमी सामने से गुजरा जो भूतपूर्व सैनिक था, उसको रिटायर में 5-7 साल हो गए थे और सिर पे अंडे की टोकरी लेकर जा रहा था। तो अंदर वाले जो मनोवैज्ञानिक था उसने क्या किया, उसने बोला अटेंशन, सावधान, और एकदम से वो सुन के जो सैनिक था वो दोनों हाथ सीधे करके सावधान खड़ा हो गया और उसके सारे अंडे गिर गए। वो बड़ा गुस्सा हुआ, अंदर घुसा, मनोवैज्ञानिक से बोला ये क्या तरीका है, आपने ये क्या किया? उस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मैंने आपसे कब कहा था सावधान, मैंने तो ऐसे ही बोला था। आप सोचो माइंड की कंडीशनिंग हो गई। तो हम अपने माइंड और अपने शरीर दोनों की कंडीशनिंग कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप जैसा बनना चाहो वैसा बन सकते हो, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो आप सबके अंदर बड़ी सारी क्षमता है, लेकिन ये क्षमता कैसे हमें पता लगे हमारी क्या क्षमता है। अब धरती के नीचे तो बहुत सारा पानी है, वो पानी मान लो हमारी क्षमता है, लेकिन वो तो बाहर नहीं आ रहा, तो कैसे बाहर लाए? आप जब हैंडपंप लगाते हो, बोरिंग करते हो, फिर हैंडपंप चलाते हो तो उसमें पानी बाहर आने लगता है, तो ऐसे आपकी क्षमता बाहर आने लगती है। तो आप जब ट्राई करते हो तो देखते हो असीम क्षमता आपकी बाहर आ सकती है। अब आप हैंडपंप से कितना भी पानी निकालते रहो, चलाते रहो, सारा खाली कर दो धरती, तो इतनी असीम संभावनाएं, क्योंकि वो आपकी छिपी हुई क्षमताएं थी। उन क्षमताओं को जब हम उभारते हैं तो वो हमारी क्षमताएं प्रकट हो जाती हैं। तो ये कैसे प्रकट होती हैं? अब आपको एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, देखो इसको समझना। आप बच्चे हो, मैं समझता हूँ आप 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 6th के बच्चे को भी समझ में आए, 12th के बच्चे को भी समझ में आए। तो देखो हमारे अंदर, सबके अंदर क्षमता होती है कुछ करने की। अगर हम अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट रहता है। तो जब हम जो कर सकते हैं वो हम करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, पता है, खुशी होती है कि हमने किया। और जब हम जो कर सकते हैं वो नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो हमें बड़ा रिपेंटेंस होती है, हमें बड़ा पेन होता है। जब हम जो कर सकते हैं और वो नहीं करते हैं, इससे बड़ी पेनफुल फीलिंग होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम जो कर सकते हैं वो हम खुशी खुशी करें, उसको करने से हमें सुख मिलता है, हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। मैं आपको एक और छोटा सा बड़ा मजेदार मनोवैज्ञानिक टेस्ट बताता हूँ। करीब 1960 के दशक में वॉल्टर मिशेल नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने, जो अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां के वो प्रोफेसर थे मनोविज्ञान के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथी जो प्रोफेसर थे उनके बच्चों पर एक प्रयोग किया। परमिशन ली पहले उन्होंने कहा कि मैं बच्चों की कुछ रिकॉर्डिंग करूंगा, आप मुझे परमिशन दे दीजिए। तो क्योंकि मनोवैज्ञानिक थे तो उनके जो प्रोफेसर फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप करिए। तो उन्होंने क्या प्रयोग किया, उन्होंने एक मार्शमेलो टेस्ट किया। ये बड़ा मजेदार टेस्ट था। मार्शमेलो समझते हो आप? मार्शमेलो एक सफेद कलरफुल गुलाबी नीली गुदगुदी सी टॉफी होती है ना, जिसको खाते हैं बड़ा मजा आता है खाने में। मार्शमेलो किसी बच्चे को दे दो तो बड़ा खुश होता है ना, मार्शमेलो मिल गई। तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। मार्शमेलो रख दो और कह दो खानी नहीं है, तो बच्चा बेचारा बड़ा उसके मुंह में लार आती रहेगी, ललचाए रहेगा, वो कहेगा खाने को मिल जाए किसी भी तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट किया। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को अलग अलग कमरों में बिठाया और हर कमरे में जाके, सब में वीडियो लग रहा था, हर कमरे में जाके क्या किया उन्होंने, हर बच्चे के पास गए और उसको एक एक मार्शमेलो दिया। और क्या कहा उन्होंने, कहा देखो बच्चों तुम ये मार्शमेलो खा सकते हो, खाना चाहते हो? बोले हाँ खाना चाहते हैं, लेकिन एक बात और है, अगर तुम 15 मिनट रुक जाओ और इस मार्शमेलो को ना खाओ तो मैं जब दोबारा तुम्हारे कमरे में आऊंगा और तुमने अगर मार्शमेलो नहीं खाई होगी तो मैं तुम्हें एक और मार्शमेलो दूंगा। तो क्या तुम 2 मार्शमेलो खाना चाहोगे? बच्चों ने कहा हाँ हम तो 2 मार्शमेलो लेंगे। क्या तुम इंतजार करोगे? हाँ हम इंतजार करेंगे। ऐसा कहकर हर एक बच्चे की टेबल पर एक एक मार्शमेलो रख के वो एक कमरे में बैठ गए और टीवी पर बच्चों को देखने लगे, वे इसे रिकॉर्डिंग से देखने लगे। तो अब देखो बच्चे ना बड़ा मजेदार हरकत कर रहे थे। एक बच्चे से तो रुका नहीं गया, उसने तो झट से उठाई मार्शमेलो और झट से मुंह में रखी। एक दूसरा बच्चा क्या करता था, मार्शमेलो उठाता था, देखता था, फिर रख देता था, फिर उठाता था, फिर देखता था, फिर रख देता था। एक बच्चा क्या कर रहा था, एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने रुमाल निकाला और रुमाल से मार्शमेलो को ढक दे और फिर झांक के देख ले, फिर ढक दे, फिर झांक कर देख ले।
एक बच्चा हल्के से चाटे फिर वापस रख दे, बड़ी मजेदार घटना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो बड़े स्ट्रिक्ट थे, जैसे जो वो प्रोफेसर गए मार्शमेलो रखकर, उन्होंने गर्दन एकदम दूसरी तरफ कर दी, मैं देखूंगा ही मार्शमेलो को जब तक दूसरी नहीं आएगी। ऐसा करके जब 15 मिनट बाद वो गए और उन्होंने देखा कि इसका क्या परिणाम हुआ, तो उन्होंने देखा लगभग 1/3 बच्चे जितने बच्चे थे, ये प्रयोग उन्होंने लगभग 600 बच्चों पे किया, उन्होंने देखा कि लगभग 1/3 बच्चे मार्शमेलो को खा गए, उनसे रुका नहीं गया। 1/3 बच्चों ने थोड़ा धैर्य रखा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनसे नहीं रुका गया, जैसे जिस बच्चे ने चाट ली थी उससे नहीं रुका गया, उसने क्या किया, उसने खा ही लिया अल्टीमेटली। लेकिन 1/3 बच्चे ऐसे थे जो पूरा धैर्य रखे रहे, उन्होंने मार्शमेलो की तरफ देखा भी नहीं और दूसरी मार्शमेलो का इंतजार किया, उन सबको दूसरी मार्शमेलो मिल गई। अब ये तो था उस प्रयोग का पहला हिस्सा। वॉल्टर मिशेल ने अब क्या किया, वॉल्टर मिशेल ने अब उन 600 बच्चों को लगातार स्टडी करना शुरू किया कि वो कैसा करते हैं कई साल तक, है ना। वो मान लो 4 साल के बच्चे थे, 5 साल के, 6 साल के बच्चे थे, जब तक उन्होंने 12वीं पास नहीं कर ली या जब तक उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं दे लिया। उन्होंने ये अध्ययन किया, बड़े होने के बाद अब ये उन्होंने बच्चे 2 ग्रुप में बांट दिए, एक तो हो गए मार्शमेलो ईटर और दूसरे हो गए रेजिस्टर, है ना, जिन्होंने रेजिस्ट कर लिया था, जिन्होंने रोक लिया था खुद को। तो उन्होंने देखा कि जो बच्चे मार्शमेलो का लालच नहीं रोक पाए थे वो अपनी लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, और जो रेजिस्ट कर पाए थे वो ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, वो ज्यादा इफेक्टिव थे, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थे, उनके अंदर रेजिलियंस ज्यादा थी। रेजिलियंस समझते हो, जैसे मान लीजिए गिर गए तो फिर दोबारा उठ गए, किसी परेशानी में आए उससे फिर उबर गए। और जिन्होंने खा लिया था मार्शमेलो को वो लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, वो बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते थे, उनके अंदर ईर्ष्या की भावना थी, उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, ऐसी बहुत सारी बातें थी। और बताएं, उनका जो सेट स्कोर था, सेट जो एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग में एंट्री के लिए होता है, जिन बच्चों ने रेजिस्ट किया था खाने को, उनका टोटल स्कोर 210 से अंकों से ज्यादा था बाकी बच्चों के मुकाबले। ये बढ़िया टेस्ट था। इस टेस्ट से क्या पता लगा, इस टेस्ट को उन्होंने नाम दिया प्रिंसिपल ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आप अपने ग्रेटिफिकेशन को, आप अपनी संतुष्टि को थोड़ा डिले कर दीजिए, है ना। मैं रोक के रखूंगा, मैं ये वाली चीज हासिल करूंगा तब मैं शांति से बैठूंगा। आपके मन में लालच होता होगा, टीवी पे फिल्म आ रही है मैं देख लूं, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो लालच होता है, टीवी में बाद में देखूंगा, पहले होमवर्क पूरा करना है ना, पहले मुझे ये काम करना है। तो जो उस लालच को रोक पाते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपना लक्ष्य बड़ा बनाना है, और बड़ा लक्ष्य जब बन जाएगा तो हम छोटे छोटे चीजों को इग्नोर कर पाएंगे, उनको छोड़ पाएंगे, छोटे छोटे लालच को हम छोड़ पाएंगे। अब ये होगा कैसे दोस्तों, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। सुबह को कैसे उठूंगा मैं, मुझे तो नींद प्यारी है ना, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, है ना। तो हमारा मन तो ऐसे करता है, तो फिर ये कैसे होगा। अब मैं इसके लिए बताता हूँ आपको। देखो, मुझे एक बड़ा अच्छी लाइन मिली, मेरे एक प्रोफेसर मित्र हैं, प्रोफेसर एल.एस. गणेश, वो IIT मैड्रास में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं। उन्होंने मुझे एक बार अपनी बात बताई। उन्होंने कहा, अनु, एक बार 1992 में मैं मसूरी गया, मसूरी के एक इंस्टीट्यूशन को विजिट कर रहा था, तो अचानक मेरी नजर एक नोटिस बोर्ड पर पड़ी। उस नोटिस बोर्ड में एक पुराना दीमक का चाटा हुआ कागज चिपका हुआ था। पता नहीं क्या हुआ, मैं अचानक उस कागज को पढ़ने लगा। उस कागज में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का एक पेज लगा हुआ था, और वो पेज में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 51A। बोले, मैं ऐसे ही पढ़ने लगा उस आर्टिकल को, 51A को। वो था फंडामेंटल ड्यूटीज। हम सबको पता है हमारे अधिकार क्या क्या हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि अनु, उसको मैं जैसे ही पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था हमें अपने ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो आर्टिकल 51A में बहुत सारे पॉइंट थे, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। बोले, जैसे ही मैंने J को पढ़ा तो J में लिखा था, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस in all sphere of individual and collective activity,
so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. बोले that was the moment of truth for me. मेरे लिए तो ऐसा था, वो सत्य का मोमेंट था, जैसे मुझे सत्य का ज्ञान हो गया हो। बोले मैंने सोचा गणेश तुम इसे दोबारा पढ़ो, मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement. इसका मतलब क्या हुआ? पहला शब्द था to strive। strive का मतलब समझते हो? strive का मतलब होता है संघर्ष करना, है ना? संघर्ष करना। और क्या पाने के लिए संघर्ष करना? एक्सीलेंस पाने के लिए संघर्ष करना, उत्कृष्टता पाने के लिए संघर्ष करना, इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिव लेवल पर भी, मिलकर भी और अकेले भी। अब सवाल ये कि ये एक्सीलेंस कैसे पाया जाएगा? तो एक्सीलेंस के लिए नीचे एनोटेशंस दे रखे थे, उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा था। एक तो उन्होंने कहा कि बाय एक्सीलेंस मींस डूइंग समथिंग होल हार्टेडली, नॉट हाफ हार्टेडली। किसी चीज को पूरे मन से करना, आधे मन से नहीं करना, ये एक्सीलेंस होता है। जब हम किसी काम को पूरे मन से करते हैं तो उसमें हम श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, कैसा भी हो। लेवल अलग अलग है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहले दिन ही ओलंपिक चैंपियन बन जाओगे या वर्ल्ड चैंपियन बन जाओगे, लेकिन जो हम करते हैं उसमें हम बेस्ट परफॉर्म करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। एक और बड़ी अच्छी बात थी उसमें, एनोटेशन में लिखा था, उसका एक और एक्सप्लेनेशन लिखा था एक्सीलेंस मींस सरपासिंग योर मेरिट, वर्च्यू एंड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। ब्यूटीफुल लाइन, इस लाइन को आप जरूर नोट कर लीजिए। एक्सीलेंस का क्या मतलब है? सरपासिंग योर ओन मेरिट, वर्च्यू एंड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। यानी मेरी जो मेरिट है, मेरी जो क्वालिटी है, मेरा जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, उसको पीछे छोड़ देना, ये कहलाता है एक्सीलेंस। देखो सचिन तेंदुलकर ने कभी ये सोच के नहीं शतक बनाए कि उसको सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ना है, 34 शतक का या जितने भी शतक हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन वो तो शतक बना रहा था। एक बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, पांचवा बना, बीच में 34 आया। वो सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं कर रहा था, वो तो अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खेल रहा था। और फिर उसने कितने शतक बनाए? 100। तो 35 के बाद या 34 के बाद उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? हर बार अपना रिकॉर्ड तोड़ा। उसेन बोल्ट जब दौड़ता है तो अपने रिकॉर्ड हर बार तोड़ता है। तो आपने किसी दूसरे से कॉम्पीट नहीं करना है। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये नहीं देखना कि क्लास में दूसरा बच्चा क्यों फर्स्ट आ रहा है, मैं क्यों नहीं आ रहा। आपका उससे कंपटीशन नहीं है, ध्यान रखना, दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है आपको। आपको किससे कंपटीशन करना है? आपको खुद से कंपटीशन करना है। देखो हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, बिल्कुल यूनिक है। आप दूसरे जैसे नहीं हो सकते, आपको खुद के जैसा होना है। गुलाब का फूल गुलाब का फूल हो सकता है, घास का फूल घास का फूल हो सकता है, चमेली का फूल चमेली का फूल होगा। अब चमेली का फूल सोचे मुझे गुलाब का फूल बनना है, तो बेचारा ना चमेली का रहेगा ना गुलाब का। तो आपका नाम अगर राकेश है, मुकेश है, निधि है, सुरभि है, तो आपको राकेश, मुकेश, निधि, सुरभि बनना है, आपको दूसरे के जैसा नहीं बनना है। एक इंटरव्यू में किसी बच्चे ने शाहरुख खान से पूछा, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। शाहरुख ने पूछा तो आपका नाम क्या है? उसने कहा पंकज। उन्होंने कहा पंकज मेरे जैसा बनना तो बड़ा आसान है, ऐसे बोलो किरण, मेरे जैसे हो जाओगे। तुम्हें पंकज बनना है, पंकज अपने आप में एक है दुनिया में। तो आपने क्या करना है? आपने अपने जैसा बनना है। हाँ प्यारे बच्चों, तो आज की बात मैं कहानी के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। ये कहानी एक चोर की है। कैसे चोर की? एक बड़े क्रिएटिव चोर की है। वो क्रिएटिव चोर बड़े नए नए तरीकों से चोरियां करता था, किसी को समझ में नहीं आता था कैसे चोरी हो गई। और जब चोरी हो जाती थी तो अगले दिन अखबार में छपता था। तो ये जो चोर था, लेकिन कैसा भी बड़ा चोर हो, कभी ना कभी तो कोई गलती करता है, पकड़ा जाता है। तो ये भी पकड़ा जाता था। जब पकड़ा जाता था तो 4-5 साल जेल में बिताता था, फिर जेल से छूट के आता था, फिर नए तरीके से चोरियां करता था, फिर 4-5 साल में फिर पकड़ जाता था, फिर 4-5 साल जेल में। ऐसा करते करते जब वो 60-65 साल का हो गया और उससे चोरी नहीं होती थी, तो उसके 25 साल करीब जेल में चले गए, 25-30 साल बाहर निकल गए। तो एक बार मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने आए। उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे। एक सवाल उन्होंने पूछा कि आप इतने क्रिएटिव चोर हो,
आपने इतनी बड़ी-बड़ी चोरियां की हैं, तो आपकी सबसे बड़ी चोरी किसकी की? तो उसने कहा सच बताऊं? उसने कहा हाँ सच बताइए इंटरव्यू लेने वाले ने। उन्होंने कहा 1 मिनट सोचा और फिर कहा मैंने सबसे बड़ी चोरी खुद की है। मैंने 25-30 साल जो जेल में बिताए, मैं इतना क्रिएटिव व्यक्ति था, मैं अगर बिजनेस में होता, मैं अगर साइंस में होता, मैं अगर रिसर्च में होता, या मैं अगर किसी और फील्ड में होता तो कितना अच्छा करता। वो मेरे 25-30 साल जो जेल में बीते वो सारे बेकार चले गए। मैंने अपने 25-30 सालों की चोरी कर ली। तो प्यारे बच्चों, हम जब जो कर सकते हैं और वो नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपनी चोरी करते हैं। और जब हम जो कर सकते हैं वो करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हमें बाद में अफसोस नहीं होता। तो आपने भी ऐसे ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात है, आप देखो बूंद बूंद करके सागर भर जाता है। मैं अपने घर में नोटिस करता हूँ, कभी कभी अगर टैप से एक बूंद पानी खुला रह जाता है तो सुबह तक देखता हूँ टब भर जाता है। तो आपने भी कोई ऐसा नहीं करना। कई बार हम बड़े जोश में तो आ जाते हैं, आप कहोगे सर मोटिवेशन तो बड़ा अच्छा मिला लेकिन अब हम इसको कैसे करें, कल फिर भूल जाते हैं। तो आपने बड़े बड़े प्लान नहीं करने, कल से मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, रोज उठते हो 11 बजे, कल से 4 बजे कैसे उठोगे? तो आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ ताकि उनको प्राप्त कर सको और आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आए, और फिर आप देखोगे वो छोटे छोटे चीजें पार करते करते आप बड़े लक्ष्य की तरफ अपने आप बढ़ते चले जाओगे। और आप देखोगे कि सचमुच में इसका ही लिमिट है, आपके अंदर अनंत क्षमता है, बशर्ते कि आप उन क्षमताओं का सही से उपयोग करना शुरू कर दो। तो प्यारे बच्चों, आपने मेरी सारी बातों को इतने ध्यान से सुना। आप सबको मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका धन्यवाद।